बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम नासिर इलियास, लेक्चरर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गुलशन इकबाल ब्लॉक से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पेपर में 17 नंबर के आते हैं, वो चैप्टर वाइज चैप्टर नंबर 10 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के जो एमसीक्यूज पिछले 5-10 सालों या 15 सालों में आते रहे, उसके हवाले से हम एमसीक्यूज स्टूडेंट से पूछेंगे और उसके जवाब स्टूडेंट्स को समझाएंगे। जैसे आप देखते हैं कि बोर्ड में इस तरह से जब एमसीक्यूज दिए जाते हैं, 17 एमसीक्यूज स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं, टाइम उसका होता है 20 मिनट्स, और वो 20 मिनट्स में आपको एमसीक्यूज करने के बाद एग्जामिनर को दे देने होते हैं। उसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं होता कि आप उसको सही कर सकें। इस तरह से आपके एमसीक्यूज के ऊपर लिखा हुआ होता है, दिस सेक्शन consists 17 questions and all are to be answered. Each question carried 1 mark. Do not copy part in your answer book. Write only the answer in full against the proper number of the question and its parts. The code of your paper is to be written in bold letters in the beginning of the answer script. The use of scientific calculator is allowed. साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है। जो हमारे क्वांटिटेटिव एमसीक्यूज होते हैं उनके लिए आपके पास टाइम होता है कि आप उनको कर सकें। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये इस तरह से लिखे हुए होते हैं। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो किसी और टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आते हैं, इस पर इंशाल्लाह बाद में हम डिस्कस करेंगे। ये आपके एमसीक्यूज पेपर के ऊपर लगा हुआ होता है। फर्स्ट अगर हम देखते हैं एमसीक्यूज, एक सवाल आया है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स इज कॉल्ड। 4 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। पहला दिया जा रहा है फोकल लेंथ, दूसरा दिया जा रहा है अपर्चर, किसी भी लेंस का अपर्चर, तीसरा दिया जाता है आपको पावर ऑफ लेंस, चौथा आपके पास दिया जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस। मेरे ख्याल से आप लोग इसके आंसर से बखूबी वाकिफ होंगे। आप क्या समझते हैं फोकल लेंथ क्या चीज़ होती है? फोकल लेंथ हमारे पास लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है जहां पे तमाम रेज फोकस होती हैं। अपर्चर इज द डायमीटर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज it is the reciprocal of focal length in meter. So the right answer is power of lens. Let's see what is the answer. The answer is power of lens. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। A short-sightedness person cannot see clearly. Short-sighted person means, short-sighted person एक ऐसे पर्सन को कहते हैं जो करीब की चीज देख सकता है, but he cannot see clearly for objects. A short-sighted person cannot see clearly distant object, near objects. एक short-sighted person जो है करीब की चीज नहीं देख सकता, दूर की चीज नहीं देख सकता, दोनों नहीं देख सकता, या दोनों देख सकता है। इसका जवाब आपके पास क्या होना चाहिए? इसका जवाब मेरे ख्याल से, जो मेरा हिसाब से, अ शॉर्ट साइटेड पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली, वो हो सकता है की चीज नहीं देख सकता, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। शॉर्ट साइटेड को दूसरा जो नाम होता है वो हमारे पास होता है मायोपिया। इस बीमारी को हम, इस डिजीज को हम मायोपिया का नाम देते हैं। द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज लेस देन वॉयलेट कलर, ग्रेटर देन वॉयलेट कलर, इक्वल टू वॉयलेट कलर, जीरो। अब यहाँ पे हम आंसर्स देखते हैं। वेवलेंथ रेड कलर की कुछ ना कुछ तो होगी, जीरो ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकता ना। इक्वल टू वॉयलेट भी नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट एनर्जी है। जब एनर्जी डिफरेंट होगी तो वेवलेंथ भी उसकी डिफरेंट होगी। और आपको याद रखना है कि एनर्जी और वेवलेंथ में जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। आपको ये पता है कि द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर, रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है हमारे पास, वो वॉयलेट कलर से बड़ी होती है या छोटी होती है? हमें इन दो ऑप्शंस पे ही रहना है। लेस देन वॉयलेट कलर्स क्या राइट है या ग्रेटर देन वॉयलेट कलर्स राइट है? आप पहले ये बताइए कि वॉयलेट कलर की एनर्जी कम होती है रेड के हिसाब से या ज़्यादा होती है? वॉयलेट कलर की आपके पास एनर्जी ज़्यादा होती है लेकिन वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम होती है, यानी कि द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन वॉयलेट कलर। दिस इज द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज बी।
ग्रेटर देन वॉयलेट कलर, राइट। अच्छा जी, अब एक और हमारे पास आता है, टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ एफ आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज एफ, 2f, एफ अपॉन 2, एफ अपॉन 4। इसको करने का तरीका आपके पास ये है कि आपने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की डेरिवेशन पढ़ी होगी। जब दो हमारे कॉन्वेक्स लेंसेज जिनको हम क्लोज कॉम्बिनेशन में लाते हैं, उनका रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ पे f1 भी f दिया हुआ है, f2 भी f दिया है। रिजल्टेंट f आपको मालूम करना है या इक्विवेलेंट f मालूम करना है। जब आप इस फार्मूले में रखते हैं तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/f, यानी कि आपके पास 1/f इक्विवेलेंट बराबर हो जाता है 2/f के। अगर दोनों साइड का हम रेसिप्रोकल लें तो हमारी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आती है f/2 के बराबर। सो आई थिंक द आंसर विल बी सी। लेट्स सी, आंसर, करेक्ट आंसर इज सी, यानी f/2। अब नेक्स्ट यानी कि छठे एमसीक्यूज पे आते हैं। तो छठा एमसीक्यूज ये कहता है, द फैक्ट दैट focal points of light rays far from the optical axis of a spherical lens are different from those rays passing near the center give rise to। अब ये कहा यह जा रहा है कि आपके पास जो हमारे फोकल पॉइंट, द फैक्ट दैट फोकल पॉइंट्स ऑफ लाइट रेज फॉर फ्रॉम द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल लेंस आर डिफरेंट। रेज के लिए डिफरेंट हमारे पास फोकल पॉइंट्स बन जाते हैं, यानी कि हमें ब्लर्ड इमेज नजर आती है। तो इस प्रॉब्लम को हम क्या नाम देते हैं? ये हमने आपने पढ़ी होंगी, एबरेशन इन लेंसेज। एबरेशन इन लेंसेज के अंदर दो तरह की एबरेशंस पढ़ते हैं, एक होती है क्रोमेटिक एंड स्फेरिकल। यानी कि सी और डी ऑप्शन आपके पास बेकार हो गया, मतलब किसी काम का नजर नहीं आ रहा हमें यहाँ पे। तो अब हम ये बताते हैं कि क्रोमेटिक एबरेशन है या स्फेरिकल एबरेशन है। क्रोमेटिक एबरेशंस क्या होती है, आपको पता होगा। क्रोमेटिक एबरेशंस जो हमारे पास होती है वो कलर्स की वजह से होती है, ड्यू टू डिफरेंट फोकल लेंथ की वजह से होती है। स्फेरिकल एबरेशन आपके पास क्या होती है? स्फेरिकल एबरेशंस की अगर हम बात ये करते हैं कि लेंस का अगर अपर्चर ज़्यादा होता है तो तमाम आने वाली रेज एक पॉइंट पर नहीं मिलती और मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर मिलती। इस पॉइंट्स को, इस प्रॉब्लम को हम क्या नाम देते हैं? इस पॉइंट को हम नाम देते हैं स्फेरिकल एबरेशंस का। आई थिंक ये स्फेरिकल एबरेशन ही हो सकता है। तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए बी, यानी कि स्फेरिकल एबरेशन। सो द राइट आंसर इज स्फेरिकल एबरेशन। अब हम आते हैं सातवें एमसीक्यूज की तरफ। द फैक्ट दैट द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाई अ लेंस फोकस एट डिफरेंट पॉइंट गिव राइज टू। ये कह रहा है मुख्तलिफ वेवलेंथ जो होती हैं मुख्तलिफ फोकसेस बनाती हैं। ये हमारे पास हाई पावर लेंस के अंदर अमूमन एक प्रॉब्लम आती है। तो इसका भी सी और डी अगर आप ऑप्शंस देखते हैं तो सी और डी ऑप्शंस ये हमारे लेंस एबरेशंस नहीं होते, ये आई के प्रॉब्लम होते हैं। तो हियर वी आर जस्ट डिस्कसिंग द लेंस एबरेशंस। आई थिंक द आंसर्स फ्रॉम विल बी ए और बी। तो आपके ख्याल में इसका आंसर क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से क्रोमेटिक एबरेशन होगा, क्योंकि वेवलेंथ जो मुख्तलिफ एक पॉइंट पर नहीं मिलती, दिस प्रॉब्लम और दिस एबरेशन इज नॉन एज क्रोमेटिक एबरेशन। So let's see what is the correct answer. So correct answer is chromatic aberration, answer A। अब हम चलते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ। अगला एमसीक्यूज हमारे पास है, द लेंथ ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड द आईपीस ऑफ फोकल लेंथ f2 इज। लेंथ हमारी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जब हम डेरिवेशन पढ़ते हैं तो इसकी लेंथ जो होती है वो हमारे पास होती है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव आपको दी जा रही है f1 एंड द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस आपको दी जाती है f2। सो द लेंथ विल बी f1 प्लस f2। क्लियर, हमें पता लगता है कि आंसर ए में ही, ऑप्शन ए में ही इसका आंसर हमें नजर आ रहा है, f1 प्लस f2। अगर हम बी की तरफ जाएं तो कुछ समझ नहीं आता, मतलब आंसर ये डिवाइड नहीं होता, क्योंकि आपके पास लेंथ होती है, इट इज द सम ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। सो द आंसर विल बी ए, f1 प्लस f2। नाउ कम टुवर्ड्स MCQ नंबर। द फाइनल इमेज व्यूड बाय द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की फाइनल इमेज क्या होती है?
अगर हम बात करेंगे किसी भी टेलीस्कोप की या माइक्रो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो फाइनल इमेज होती है वो वर्चुअल होती है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि फाइनल इमेज जो होती है वर्चुअल होती है, रियल नहीं होती। तो हमें नज़र आता है कि ए और सी के अंदर ही इसका हमें आंसर मिल सकता है। वर्चुअल हो के साथ इन्वर्टेड यानी कि सीधी होगी, वर्चुअल के साथ इरेक्ट यानी कि उल्टी होगी। ए और सी में आप क्या देखते हैं कि फाइनल इमेज हमारा जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के थोड़ा सा स्ट्रक्चर की तरफ जब हम जाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास दो तरह के लेंसेज यूज होते हैं। एक हमारा होता है ऑब्जेक्टिव whose focal length is greater than the focal length of eyepiece. F naught is always greater than Fe in the case of astronomical telescope. फाइनल इमेज इसकी हमारे पास क्या बनती है, इसकी फाइनल इमेज हमारे पास जो होती है उल्टी बनती है। अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर बीच में एक लेंस लगा देते हैं तो ये हमारे पास एक और तरह की टेलीस्कोप बन जाती है। हमें पता है वो टेलीस्कोप हमारे पास कहलाती है गैलीलियन टेलीस्कोप नहीं, टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप। तो वो हम काम यही करते हैं कि फाइनल इमेज को सीधा करने जाते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की फाइनल इमेज सीधी नहीं होती। तो इसका राइट आंसर वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट यानी कि वर्चुअल के साथ साथ इन्वर्टेड होगी, सीधी नहीं होती। वर्चुअल और उल्टी इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। राइट आंसर इज वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। एमसीक्यू नंबर 10 की जब हम बात करते हैं, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द स्पेक्ट्रम ऑफ ल्यूमिनस बॉडीज इज कॉल्ड। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताइए जो यूज होता है हमारी स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए ल्यूमिनस बॉडीज के। तो स्पेक्ट्रोमीटर होता है, कॉलीमेटर होता है। कॉलीमेटर आई थिंक इट इज द पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। मैग्नीफाइंग ग्लास एक अलग चीज होती है जो स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर यूज होती है। टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप, I think we cannot use terrestrial telescope to observe the spectrum. So the right answer is spectrometer. Spectrometer 10वें का आंसर हम देख लेते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर, राइट आंसर इज स्पेक्ट्रोमीटर। ओके, आंसर क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ हम आई का स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आई के स्ट्रक्चर को बायोलॉजी वाले यानी कि प्री मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं कि ऑप्टिकल इमेज रिसीव बाय द रेटिना इज ट्रांसमिटेड वाया। क्या ऑप्टिकल इमेज रिसीव बाय द रेटिना इज ट्रांसमिट टू ब्रेन। जो रेटिना पे इमेज बनती है जो ब्रेन तक किस चीज के जरिए जाती हैं वो इमेजेस, ब्रेन तक किसके जरिए जाती हैं? क्या ऑप्टिकल नर्व्स लेके जाती हैं, सिलेलरी मसल्स लेके जाते हैं, आइरिस लेके जाता है पीपल। तो आप इन सब चीज़ों को जब देखते हैं तो अपनी बुक के पेज नंबर 347 पे जब आप जाके देखेंगे तो क्लियरली लिखा हुआ है ऑप्टिकल इमेज रिसीव्ड बाय द रेटिना इज ट्रांसमिटेड टू ब्रेन वाया द ऑप्टिकल नर्व। सो द राइट आंसर इज ऑप्टिकल नर्व। देखते हैं आंसर इसका ऑप्टिकल नर्व। राइट आंसर इज ऑप्टिकल। क्वेश्चन नंबर 12, एमसीक्यू नंबर 12 की हम बात करते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर, इट्स पावर इज, इसकी पावर कितने डायोप्टर होगी? तो बेटा क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि पावर निकालने के लिए पावर का फार्मूला होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर और 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। यहाँ पे फोकल लेंथ दी जा रही है सेंटीमीटर में। तो हम क्या करते हैं कि फोकल लेंथ जब सेंटीमीटर में दी जाती है तो 100 अपॉन फोकल लेंथ से अगर हम डिवाइड करा देंगे तो पावर हो जाएगी 100 अपॉन 50। 100 अपॉन 50 आंसर आ जाएगा 2। तो द राइट ऑप्शन इज बी। सो राइट आंसर इज बी, 2 डायोप्टर इसका आंसर। एमसीक्यू नंबर 13 की जब हम बात करते हैं तो इसमें कहा जाता है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास हैविंग 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इज। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास हैविंग 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इज। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास का फार्मूला अपने जहन में जरा लाते हैं। m बराबर होता है 1 प्लस डी अपॉन एफ। 1 प्लस डी अपॉन एफ मैग्नीफाइंग पावर।
1 plus d upon f, where d is the least distance of distinct vision and d is equal to 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई। तो यहाँ पे हम d की वैल्यू 25 सेंटीमीटर लेते हैं और फोकल लेंथ को 5 लेते हैं। 1 प्लस 25 अपॉन 5, 25 को जब 5 से आप डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आता है आपके पास? 5। 1 प्लस 5 कितना हो गया? 6। सो द राइट आंसर इज, राइट ऑप्शन इज 6। राइट ऑप्शन इज 6। मैग्नीफाइंग पावर के कोई यूनिट नहीं होते, विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। The magnifying power of an astronomical telescope having an objective of focal length f1 and an eyepiece of focal length f2 is, ये MCQs पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या होता है? द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये फार्मूला होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव f1 है और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस f2 है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गई हमारे पास? f1 अपॉन f2। सो द राइट आंसर इज सी। लेट्स सी आंसर f1 अपॉन f2। क्लियर? अब हम चलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय, शॉर्ट साइटेडनेस को किस तरह से करेक्ट किया जा सकता है? कॉन्वेक्स लेंस लगा के या कॉनकेव लेंस लगा के। अमूमन स्टूडेंट्स जो हैं हमारी क्लास में बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग मी, उनके साथ प्रॉब्लम है शॉर्ट साइटेडनेस की। वो करीब का तो देख सकते हैं लेकिन दूर का नहीं देख सकते। उसको दूर करने के लिए जो हम ग्लासेस यूज़ करते हैं, एक्चुअली वो कौन से ग्लासेस होते हैं? आप लोगों ने कभी इस पर गौर किया नहीं। शॉर्ट साइटेडनेस में होता ये है कि हमारे रेटिना के आगे इमेज बनती है, इसको रेटिना पे लाने के लिए हम सुइटेबल फोकल लेंथ या पावर का एक ऐसा लेंस यूज़ करेंगे जो कि रेटिना के ऊपर आके इमेज बने। तो अगर इमेज को आगे लाके बनाना है तो क्या कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे या कॉनकेव लेंस? मेरे ख्याल से कॉनकेव लेंस यूज़ होता है। आप लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस ही यूज़ होगा या कॉन्वेक्स लेंस? कॉनकेव लेंस यूज़ होता है शॉर्ट साइटेडनेस पर्सन में। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं जिनकी आईसाइट करीब की ख़राब है, अमूमन करीब की ही ख़राब है, वो सॉरी दूर की ही ख़राब है। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब होता है करीब का देख सकता है, दूर का नहीं देख सकता। तो हमारे पास शॉर्ट साइटेडनेस पर्सन वाले जितने भी हैं वो कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। तो आंसर इज कॉनकेव लेंस, राइट। क्रोमैटिक एबरेशन इज अ डिफेक्ट कॉज्ड बाय, क्रोमैटिक एबरेशन जो होती है वह आपके पास किस वजह से होती है? लाइट का डिस्पर्जन हो जाना, मुख्तलिफ पॉइंट पर लाइट डिस्पर्स करती है। डिस्पर्जन आपके पास को पता है कि क्या फिनोमिना होता है? लाइट का मुख्तलिफ वेवलेंथ में ब्रेक हो जाना। क्रोमैटिक एबरेशन अगर आप पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन तो उसमें यही कहा जाता है कि लाइट मुख्तलिफ वेवलेंथ में ब्रेक हो जाती है। और इसका क्रोमैटिक एबरेशन के जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन भी हमारे ख्याल से इसी को कहा जाता है कि लाइट का मुख्तलिफ वेवलेंथ के अंदर ब्रेक हो जाना। और रिफ्लेक्टेड का मतलब लाइट का टकरा के वापस होना, इंटरफेरेंस। आप लोग चैप्टर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं कि 2 लाइट वेव्स मिलकर एक नई लाइट वेव्स कंबाइनिंग इफेक्ट होता है। पोलराइजेशन का मकसद आप देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक कंपोनेंट ब्लॉक करने को कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। Dispersion of light is the right. Dispersion of light is the right option. The dispersion of white light after passing through a prism is due to different intensities, amplitudes, temperatures, wavelength. क्या different intensities की वजह से होता है, amplitudes की वजह से होता है, temperatures की वजह से होता है? टेम्परेचर तो मेरे ख्याल से इसका कोई आप अभी यहाँ पे बात समझ में नहीं आती। इंटेंसिटीज़ पे अगर हम थोड़ा सा गौर करते हैं तो इंटेंसिटीज सब लाइट्स की अलग होती है, लेकिन जो डिस्पर्जन होती है, जो डिस्पर्जन होती है हमारे पास, वो वेव लेंथ, डिफरेंट वेव लेंथ की वजह से डिस्पर्जन होती है। राइट आंसर क्या होगा इसका? डिफरेंट वेव लेंथ। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 18 की। द डायमीटर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड, लेंस का जो डायमीटर है उसको हम क्या नाम देते हैं? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ लेंस? लेंस के डायमीटर को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास वो लाइन होती है
जो हमारे ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही होती है, और जो लेंस के परपेंडिकुलर होती है प्रिंसिपल फोकस, वो पॉइंट होता है जो जिस पे तमाम रेज आके मिलती हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास उस स्फीयर का रेडियस होता है जिससे लेंस कट के बनता है। अपर्चर इज द लेंथ और डायमीटर ऑफ द लेंस। हमने पढ़ा था कि अपर्चर हमारे पास लेंथ के डायमीटर को ही कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? अपर्चर ऑफ लेंस। देखते हैं कि राइट आंसर इसका क्या है। अपर्चर ऑफ लेंस, ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इन अ कॉन्वेक्स लेंस। हमने मुख्तलिफ केसेस पढ़े थे शुरू में, 5 कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के लिए क्लास में डिस्कस किए थे। द डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज। रियल इमेज कब बनती है? लेंस के एक तरफ ऑब्जेक्ट है, दूसरी तरफ इमेज है। लेंस के एक तरफ ऑब्जेक्ट है और लेंस के दूसरी तरफ उसकी इमेज मौजूद है। यानी कि ये शुरू के हमारे 5 केसेस में ही बनेगा। पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे ले आए, फिर उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट को हम लाए बियॉन्ड 2f, देन उसके बाद हम लाते हैं 2f। जब हम 2f पे रखते हैं तो उसकी इमेज जाके बनती है 2f के ऊपर ही, ठीक है जी। यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज के दरमियान लेफ्ट पे 2f हो गया, राइट पे 2f हो गया। तो इसका मकसद है कि हमारा मिनिमम डिस्टेंस 4f होगा, इससे कम नहीं हो सकता। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? सी। राइट ऑप्शन इज सी, 4f। अच्छा जी, ये हम लेंस इक्वेशन से मेरे ख्याल से सवाल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 20, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको कहा जाता है P, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? P। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं P विच इज 18 सेंटीमीटर एंड कॉन्वेक्स लेंस दिया जा रहा है, उसकी फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को पॉजिटिव में लेंगे, यानी कि f हमारे पास हो गया 9 सेंटीमीटर, p हमारे पास हो गया 18 सेंटीमीटर, ठीक है जी। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/f यानी 1/9 इज इक्वल टू 1/18 प्लस 1/q। 1/9 के दूसरे साथ हम ले गए माइनस में 1/18 को। 1/9 माइनस 1/18 एलसीएम लेते हैं, इसका 18 आता है, 2 माइनस 1 आ जाता है। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन आता है वो क्या आता है? 18 सेंटीमीटर आता है। पोजीशन ऑफ इमेज यानी क्यू आता है हमारे पास 18 सेंटीमीटर। सी अगर हम देखते हैं सी का करेक्ट आंसर तो वो 18 सेंटीमीटर आता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस डिपेंड्स अपॉन। किन चीजों पे डिपेंड करती है फोकल लेंथ किसी भी लेंस की? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स सरफेस, द मटेरियल ऑफ द लेंस। क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर पे फोकल लेंथ डिपेंड करती है? ऑब्वियसली, क्योंकि फोकल लेंथ को हम अगर निकालने जाएं तो फोकल लेंथ बराबर होती है r/2 के बराबर, ठीक है जी। द मटेरियल ऑफ द लेंस, लेंस के मटेरियल पे भी डिपेंड करती है, डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है, ऑब्वियसली डिपेंड करती है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम in which it is placed, obviously it depends on the refractive index. So A, B, C are the right options and the answer is D is all of above. So the right option is B, all of the above right answer. फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इन वाटर, फोकल लेंथ क्या होता है? क्या पानी के अंदर फोकल लेंथ पे कोई फर्क आता है? अगर आप एक लेंस को पानी के अंदर डाल दें तो उस लेंस का थिकनेस बढ़ जाएगी, यानी कि पावर बढ़ जाएगी, पावर बढ़ गई। जब पावर और फोकल लेंथ का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, तो ऐसा है कि जब आपके पास पावर बढ़ेगी तो फोकल लेंथ कम होगी, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। अच्छा, रिमेन कांस्टेंट या नन कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। सो द राइट ऑप्शन इज बी, डिक्रीजेस। अच्छा जी, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्रोमैटिक एब्रेशन कैन बी रिमूव बाई। क्रोमैटिक एब्रेशन को हम किस तरह से रिमूव करवा सकते हैं? क्रोमैटिक एब्रेशन को हम किस तरह से रिमूव करवा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं? क्रोमैटिक एब्रेशन आपको पता है
मुख्तलिफ वेवलेंथ्स की लाइट की जो ब्रेकिंग होती है उसको कहा जाता है। अब कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉन्केव लेंस ऑफ सेम टाइप, आपके पास अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस है उसके साथ एक कॉन्केव लेंस को जोड़ दें, दोनों की टाइप एक ही होनी चाहिए, क्या ये इसकी रेमेडी दी जाती है? या टू कॉन्वेक्स लेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास, दो कॉन्वेक्स लेंस है जिनके डिफरेंट टाइप्स के हैं, उसके जरिए इसको हम खत्म कर सकते हैं। या टू कॉन्वेक्स लेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस, टू कॉन्केव लेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस, या अगर हमारे पास कॉन्केव लेंस है तो उसके साथ हम कॉन्केव लेंस ही जोड़ दें। अच्छा, आखिरी ऑप्शन दिया जा रहा है कॉन्केव लेंस ऑफ वन टाइप ऑफ ग्लास एंड अ कॉन्वेक्स लेंस। अगर ये कॉन्केव लेंस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसका अपोजिट लेंस लगाते हैं। आपने ये पढ़ा था कि जब अगर आपके पास एक प्रॉब्लम आती है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, डिफरेंट टाइप का लेंस यूज हो रहा होगा और इसकी टाइप भी अलग होगी, इसकी हमारे पास डिस्पर्सिव पावर अलग होनी चाहिए, यानी कि इसकी टाइप अलग होनी चाहिए। अगर कॉन्केव लेंस में प्रॉब्लम आती है तो उसके पास मुख्तलिफ मटेरियल का कॉन्वेक्स लेंस लगा दें, और अगर कॉन्वेक्स लेंस में प्रॉब्लम आती है तो डिफरेंट टाइप का कॉन्वेक्स लेंस लगा दें। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर डी होगा। A concave lens of one type of glass and convex lens of another type of glass। ठीक। अब हम आते हैं एमसीक्यूज नंबर 24 की तरफ। कहा यह जा रहा है टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप कैन बी मेड बाय एडिंग एन इरेक्टिक लेंस टू आ। टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप कैसे बनती है? टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप ऐसे बनती है, ये कह रहा है कि एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर लगाएं, या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लगाएं, या गैलीलियन टेलीस्कोप के अंदर लगाएं, या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स हमारे पास जो होती हैं वो तमाम जो हमने पढ़ी हैं वो तमाम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स ही हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, अगर आप देखें टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप क्या होती है, पहले इसको जहन में लाने की कोशिश कीजिए। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव भी कॉन्वेक्स होता है लेंस, और आईपीस भी कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसके दरमियान में भी हम एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। ठीक है जी। तो अब हम ये देखते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होती है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का भी ऑब्जेक्टिव और आईपीस कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। जबकि गैलीलियन टेलीस्कोप की हम अगर बात करते हैं, गैलीलियन टेलीस्कोप में हमारे पास ऑब्जेक्टिव हमारा जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है और आईपीस कॉन्केव लेंस होता है। तो सी तो बात नहीं हो सकती। ठीक है जी। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की एक बात यह है कि इसके अंदर हमारे ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ बड़ी होती है, आपको बताया था, और आईपीस की छोटी होती है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बात उल्टी होती है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम होती है और आईपीस की फोकल लेंथ हमारे पास ज्यादा होती है। तो सी और डी तो ऑप्शन नहीं हो सकते, ना ए हो सकता। आपको ये बात पता है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कि अगर हम बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस ऐड करते हैं तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप किस में बन जाती है? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में बन जाती है। फाइनल इमेज हमारे पास जो होती है वो सीधी यानी कि इरेक्ट आ जाती है। जबकि एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की फाइनल इमेज इरेक्ट नहीं होती, वो इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। ठीक है जी। तो इसकी फाइनल इमेज जो होती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बन जाती है। ठीक है जी। तो आंसर हमारे पास बी यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। सही। अब हम आते हैं द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इज। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ लेंस, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ लेंस ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइंग पावर, एक ऐसा लेंस जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है, उसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी? एक हमारे पास होती है लीनियर मैग्निफिकेशन, यानी Q अपॉन P। ठीक है। और अगर हमारे पास एक लेंस जिसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, तो आपको पता चल रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं? हम कॉन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास बना सकते हैं। तो यहाँ पे असल में बात हो रही है मैग्नीफाइंग ग्लास की। मैग्नीफाइंग ग्लास जिसकी फोकल लेंथ कम होगी वो एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास यूज हो सकता है। तो 25 सेंटीमीटर कम मैग्निफिकेशन है, कम फोकल लेंथ है, इस कॉन्वेक्स लेंस को हम एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ की। डी हमें 25 सेंटीमीटर होता है, एफ हमारे पास यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, m इज इक्वल टू 1 प्लस
डी अपॉन एफ यानी 25/25 कैंसिल आउट होते हैं दोनों, वन आंसर आता है। मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पे आ जाती है 2, तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है डी यानी कि 2। देख लेते हैं हम दोबारा, हमारा राइट ऑप्शन है 2। अब हम बात करते हैं द लेंथ ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप की। गैलीलियन टेलीस्कोप थोड़ा सा अपने दिमाग में लाते हैं बेटा। तो गैलीलियन टेलीस्कोप का हमारी जो लेंथ होती है वो होती है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव माइनस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। क्योंकि गैलीलियन टेलीस्कोप की आई पीस एक कॉन्केव लेंस होता है, तो इसका आंसर है एफ नॉट माइनस एफ ही। सो द आंसर इज बी। आंसर हमारे पास बनता है इसका बेटा बी। ठीक है जी, इसको देखते हैं, आंसर हमारे पास हो गया बी ऑफ एफ नॉट माइनस ई। द पावर ऑफ अ लेंस, 27 क्वेश्चंस की बात हो रही है। द पावर ऑफ अ लेंस इज 5 डायोप्टर, इट्स फोकल लेंथ इज मीटर। ये आप लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि पावर का फार्मूला है 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। यानी कि फोकल लेंथ अगर इन मीटर निकालना चाहते हैं तो 1 अपॉन पावर कर दें, यानी कि 1/5 कर दें। 1/5 अगर आप करते हैं, कैलकुलेटर आपके पास है लेकिन ज़रूरत नहीं है कैलकुलेटर के टाइम ज़ाया करने की। 1/5 अगर आप देखेंगे तो कितना आता है आपके पास 0.2। 0.2 बी इज द राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन इज 0.2 बी। 0.2 इज द राइट ऑप्शन। सही है जी। क्वेश्चन नंबर 28 द फाइनल इमेज व्यूड बाय अ टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप। अच्छा जी, किसी भी किस्म की टेलीस्कोप की बात हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात होती है, मैग्नीफाइंग ग्लास की बात होती है, फाइनल इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। ठीक है, फाइनल इमेज हमारे पास वर्चुअल है। तो वर्चुअल जब है फाइनल इमेज, तो ए में अगर आप देखें, ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, बी नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की फाइनल इमेज क्या होती है? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जरा अपने जहन में लाते हैं। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप वो टेलीस्कोप होती है जिसके अंदर 3 लेंस यूज होते हैं, फील्ड लेंस भी यूज होता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से बनती है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम बीच में एक फील्ड लेंस यूज करते हैं जो कि फाइनल इमेज को इरेक्ट कर देता है। तो इसका आंसर वर्चुअल तो है, वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट भी, यानी कि सी ऑप्शन इसका हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। फाइनल इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब बात करते हैं 29 की। ये आपका 2019 के पेपर में एमसीक्यूज आया था। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज फिटेड एट द एंड ऑफ कॉलीमीटर शुड बी इक्वल टू द लेंथ। तो स्टूडेंट्स बहुत परेशान हुए थे क्योंकि ये टॉपिक ये लोग छोड़ देते हैं, पढ़ के नहीं जाते। तो एमसीक्यूज कहीं से भी आ सकते हैं, ये आप जहन में रखें। ऐसा नहीं है कि पढ़ के नहीं जाएं। जब आप आते हैं पेज नंबर 345 पे, तो वहाँ पे हम ये लिखा हुआ है कि फोकल लेंथ जो है हमारा कॉन्वेक्स लेंस की, उसको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है, कॉलीमीटर को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि उसकी लेंथ जो होती है किसके बराबर होती है? फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस फिटेड एट द एंड ऑफ कॉलीमीटर शुड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ कॉलीमीटर। कॉलीमीटर इसका आंसर होता है। इसको अगर आपको मैंने पेज नंबर बता दिया है, पेज नंबर 345 पे कॉलीमीटर लिखा दिया जाता है। अगर आप उसको पढ़ें, द लेंथ ऑफ ट्यूब इज ऑल्टर्ड बाय ए स्क्रू टू बी इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, सो द कॉलीमीटर प्रोड्यूस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये अगर आप पढ़ें, पैरेलल बीम ऑफ लाइट के लिए लाने के लिए हमारे पास स्क्रू के जरिए लेंथ को एडजस्ट किया जाता है। फोकल लेंथ तो कांस्टेंट वैल्यू होती है। सो द राइट ऑप्शन इज बी। ठीक है जी बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। Light entering the eye is focused by the corneal lens system on the back surface is called। ये आपको आई का स्ट्रक्चर मैंने कहा था कि इसको पढ़ लीजिएगा, ये सवालात आते हैं। Light entering to the eye is focused by the cornea। अगर आप पेज 347 पे आई के स्ट्रक्चर में जाते हैं तो वहां पे आपको क्लियर लिखा है, लाइट एंटरिंग द आई इज फोकस्ड बाय द कॉर्निया लेंस सिस्टम ऑन द बैक सरफेस ऑफ द आई इज कॉल्ड रेटिना। इसका राइट ऑप्शन है बी यानी कि रेटिना। देख ले। ठीक है जी, अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत तहम्मुल के साथ एमसीक्यूज के हवाले से बात को मेरी सुना, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और इसी तरह से अब हम अगला जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 5 है,
चैप्टर नंबर 5 जो कि कहलाता है हमारे पास टॉर्क एंगुलर मोमेंटम इक्विलिब्रियम। इसके एमसीक्यूज में थ्योरी में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। इस तरह से हम तमाम चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे पेज को सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू वेरी मच।